आप सभी का हमारे YouTube चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल पर स्वागत। तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि यदि आप लोग हमारे चैनल के साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हमारे YouTube चैनल पर क्लास 12 की बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं पूरी किताब से लगभग 80 से 85 प्रश्न, वो सारे प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं एक सीरीज के माध्यम से, जिसे आप लोग अगर अपनी अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से चेक कर सकते हो। अब हम लोग आज एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो कि आपके 2025 की बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को अब हम लोग शुरू करेंगे और समाप्त करेंगे। और साथ ही में हर एक प्रश्न का यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसका उत्तर भी बताऊंगा। तो वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन प्रश्नों को शुरू कर देते हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में इस प्रकार से सारी चीज़ों करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, समय लगती है। तो इसीलिए आप लोग से बस यही गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और सपोर्ट दिखाएंगे। आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइएगा, आपसे बस यही उम्मीद रहेगी और मैं आपका लगातार इसी प्रकार से वीडियोस लाता रहूँगा जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो इसी प्रकार से हमारे यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कराई जा रही है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। उसके अलावा यदि आपको इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस 499 रखा गया है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी साथ ही में हिंदी, इंग्लिश के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। नंबर हमारा हो जाता है 9793440081। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी कैसे आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने प्रश्नों को देखना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसको हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक करके सारे प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका हो जाता है, टेपिटम कहाँ स्थित होता है और उसका क्या कार्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है कि टेपिटम कहाँ पर स्थित होता है और साथ ही में इसका कार्य क्या है। और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर मैंने हाईलाइट भी कर दिया जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो टेपिटम कहाँ पर स्थित होता है, सबसे पहले इसके बारे में आइए समझते हैं। तो उत्तर में आप लोग बताओगे परागकोश होता है, परागकोश के अंदर आपकी लघु बीजाणु धानी होती है और लघु बीजाणु धानी की जो सबसे भीतरी परत होती है यानी कि जो सबसे अंदर की जो परत होती है वही आपकी टेपिटम कहलाती है। तो आपसे जब पहला क्वेश्चन इसमें था कि टेपिटम कहाँ पर स्थित होता है तो आप लोग यहाँ पर इसका उत्तर बताएंगे कि जो परागकोश होता है, परागकोश की जो लघु बीजाणु धानी की जो सबसे भीतरी परत होती है इसको हम लोग टेपिटम बोलते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है। दूसरा क्वेश्चन इसे पूछा गया कि इसका क्या कार्य यानी कि टेपिटम का क्या कार्य है। तो इसमें आप बताओगे कि यह आपका लघु बीजाणु या फिर परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। यानी कि जो विकसित हो रहे लघु बीजाणु या फिर परागकण होते हैं उनको पोषण प्रदान करने का कार्य कौन करता है, तो आपका टेपिटम करता है। तो इस प्रकार से जो पहला क्वेश्चन था बहुत ही अच्छे तरीके से इजी वे में मैंने आपको बता दिया है कि टेपिटम कहाँ पर स्थित होता है और साथ ही में उसका कार्य क्या है। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में आ सकता है। इसे हम लोग नोट करिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि पॉलीगोनम प्रकार का जो भ्रूणकोश होता है आपका कितने कोशिकीय होता है और साथ ही में कितने केंद्रकीय होता है। तो हमको ये चीज़ बतानी है कि जो पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश होता है आपका कितने कोशिकीय और कितने केंद्रकीय होता है। यानी कि क्वेश्चन में तो केवल आपसे केंद्रकीय ही पूछा है, लेकिन आपको मैं कोशिकीय कितने होता है और साथ ही में कितने केंद्रकीय होता है वो दोनों मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा। तो आइए समझ लेते हैं इसको किस प्रकार से। वैसे तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया कि पॉलीगोनम प्रकार का जो भ्रूणकोश होता है वो आपका 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रकीय होता है, लेकिन किस प्रकार से होता है आइए इसको समझा देते हैं आपको। तो जो भ्रूणकोश होता है आपका इस प्रकार से होता है, जिसमें 3 कोशिकाएं आपकी ऊपर होती हैं और 3 ही कोशिकाएं आपकी नीचे होती हैं, एक कोशिका बीच में होती है, इसमें आपके 2 केंद्रक होते हैं। ठीक है, तो ये आपका निषेचन से पहले की प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो ऊपर की तीनों कोशिकाएं होती हैं, तीनों कोशिकाओं में एक एक केंद्रक होता है और नीचे की भी तीनों कोशिकाओं में आपका एक एक केंद्रक होता है। लेकिन जो बीच वाली कोशिका होती है इसमें आपके 2 केंद्रक होते हैं। कोशिका एक ही होती है लेकिन इसमें केंद्रक 2 होते हैं। तो अब यहाँ पर आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। सबसे पहले कोशिका को कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग देखेंगे 3 कोशिका ऊपर और 3 कोशिका नीचे और 1 कोशिका बीच में, तो कितनी कोशिकीय हो गया, 7 कोशिकीय हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट। आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं केंद्र के बारे में। तो केंद्र जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर देखोगे 3 केंद्रक ऊपर, 3 केंद्रक नीचे और जो बीच वाली कोशिका होती है इसमें आपके 2 केंद्रक होते हैं। तो 3 3 6 और 2 8, तो इस प्रकार से 8 केंद्रकीय हो गया।
तो जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग इस प्रकार से समझा सकते हो उसको। और साथ ही में ये चीज़ आपको पता भी हो गई होगी कि जो पॉलीगोनम प्रकार का जो भ्रूणकोश होता है वो आपका कितने कोशिकीय होता है और कितने केंद्रकीय होता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि ये आपका 7 कोशिकीय होता है और साथ ही में 8 केंद्रकीय होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए, कि अनिषेक जनन क्या होता है, इसके बारे में समझाइए। तो इसमें आप बताओगे उत्तर में कि बिना निषेचन के अर्थात अनिषेचित बीजांड द्वारा अगुणित भ्रूण एवं बीज का विकसित होना ही आपका अनिषेक जनन कहलाता है। यानी कि वैसे तो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, निषेचन होता है, लेकिन जब आप अनिषेक जनन की बात करेंगे तो इसमें आप बताएंगे कि इसमें बिना निषेचन के ही अर्थात अनिषेचित बीजांड द्वारा ही अगुणित भ्रूण एवं बीज विकसित हो जाता है और इस प्रक्रिया को हम लोग अनिषेक जनन बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हो आलू और धतूरा आपके अनिषेक जनन के उदाहरण हैं, जिसमें बिना निषेचन के ही आपका बीज और साथ ही में भ्रूण का निर्माण हो जाता है। यही आपका अनिषेक जनन कहलाता है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आभासी फलों के 2 उदाहरण बताइए, कि आभासी फल के 2 उदाहरण हम लोग को यहाँ बताने हैं। तो आप बताएंगे आभासी जो आपका होता है इसको हम लोग नकली फल भी बोलते हैं और मिथ्या फल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत लोग वहाँ पर नकली लिख देंगे या फिर मिथ्या लिख देंगे, तो आपको वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आभासी को हम लोग मिथ्या भी बोलते हैं और नकली भी बोलते हैं। तो उत्तर में आप बताओगे कि आभासी मिथ्या फलों के उदाहरण जो आपके हैं सेब है, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी आदि। यहाँ पर मैंने आपके क्वेश्चन में तो 2 ही पूछे थे, लेकिन मैंने 3 लिख दिए हैं, ताकि अगर कोई भी एक इसमें से आपको ना याद रहता तब भी आपको 2 तो यहाँ पर याद रहेंगे ही रहेंगे। तो आभासी फलों के 2 उदाहरण कौन से हो गए, सेब, नाशपाती और एक और आप लोग याद कर लीजिएगा स्ट्रॉबेरी। तो इस प्रकार से 3 उदाहरण आपके हो गए किसके, आभासी फलों के। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। और साथ ही में यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाइए आप लोग अपना। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और साथ ही में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग आकर के इस वीडियो का लाभ उठा पाएं। अब इसमें जो हमारा अगला प्रश्न हो जाता है आपका हो जाता है कि निम्न को परिभाषित कीजिए। वैसे तीनों परिभाषाएं आपकी अलग अलग आती हैं, लेकिन मैंने आपको एक ही में बता दिया है। तीनों को आप लोग याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट ये आपकी परिभाषाएं होती हैं। आप युग्मन की बात करें, असंजन की बात करें या फिर अनिषेक फलन की बात करें, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड परीक्षा में अलग अलग आ सकती हैं। तो इसीलिए मैंने तीनों को एक साथ में लिख दिया, तीनों परिभाषाओं को, ताकि आप लोग एक साथ में सारी चीज़ें तैयार कर लो। तो सबसे पहले हम लोग अपयुग्मन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अपयुग्मन क्या होता है। तो इसमें आप बताओगे कि जब भ्रूण का निर्माण भ्रूणकोश की किसी अन्य अगुणित कोशिका जैसे कि सहायक या फिर प्रतिध्रुवी कोशिका से होता है तो इसको हम लोग अपयुग्मन बोलते हैं। यानी कि अपयुग्मन जो प्रक्रिया है इसमें क्या होता है, जो भ्रूण का निर्माण होता है वो अंड कोशिका से ना होकर के भ्रूणकोश की जो कोई अन्य भ्रूणकोश की जो और भी कोशिकाएं होती हैं जैसे कि सहायक कोशिका हो गई, प्रतिध्रुवी कोशिका हो गई, जब उससे होता है तो ये आपकी अपयुग्मन कहलाती है। तो एक बार इसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जब भ्रूण का निर्माण भ्रूणकोश की किसी अन्य कोशिका जैसे कि सहायक या फिर प्रतिध्रुवी कोशिका से होता है तो उसको हम लोग अपयुग्मन बोलते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले मतलब की परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। अगली परिभाषा आपकी इसमें असंग जनन की, कि असंग जनन क्या होता है। इसमें आप बताओगे कि इसमें आवर्त बीजी पादपों में अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन के बिना ही अर्थात नर एवं मादा युग्मक के संलयन के बिना ही भ्रूण का निर्माण होता है और यही आपका असंग जनन कहलाता है। यानी कि असंग जनन में क्या होता है कि नर एवं मादा युग्मक के मिलने के बिना ही आपका भ्रूण का निर्माण हो जाएगा, तो उस प्रक्रिया को हम लोग असंग जनन बोलेंगे। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इसमें आवर्त बीजी पादपों में अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन के बिना ही अर्थात नर एवं मादा युग्मक के संलयन के बिना ही भ्रूण का निर्माण होता है, असंग जनन कहलाता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगली परिभाषा आपकी इसमें है अनिषेक फलन के ऊपर, कि अनिषेक फलन क्या होता है। तो इसमें आप बताओगे कि इसमें पादपों में परागण एवं निषेचन के बिना ही फल का निर्माण होता है। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट है कि इसमें क्या होता है, इसमें पादपों में परागण की जो प्रक्रिया होती है उसके बिना ही और साथ ही में निषेचन के बिना ही फल का निर्माण हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनिषेक फलन बोलेंगे। उदाहरण में आप बताओगे कि बीज रहित जो फलों का विकास होता है आपका इसी प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से तीनों परिभाषाएं मैंने आपको समझा दी हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और साथ ही में जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ
सभी आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो किसी भी प्रश्न को आप लोग यहाँ पर बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि एक सेब को आभासी फल हम लोग क्यों बोलते हैं, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। तो अब जैसा कि इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि आभासी फलों के नाम बताइए, तो वहाँ पर सेब का नाम आया था। तो अब हम लोग को यार बताना है कि सेब को हम लोग आभासी फल बोलते क्यों हैं, आखिर पुष्प का कौन सा भाग है जो फल की रचना करता है जिसकी वजह से हम लोग उसको आभासी फल बोलते हैं। तो इसके उत्तर में आप लोग बताओगे निषेचन के बाद अंडाशय के परिपक्व होने से फल बनता है। ये चीज़ आपको पता होगी कि जो निषेचन होता है, निषेचन के बाद अंडाशय परिपक्व होगा और फिर वही आपका फल बन जाएगा और वह पुष्प के जो शेष अंग होते हैं वो झड़ जाते हैं। ऐसा जो फल बनता है उसको हम लोग सत्य फल बोलते हैं या फिर हम उसको असली फल बोलते हैं। लेकिन हम लोग से क्या पूछा है कि सेब को हम लोग आभासी यानी कि नकली फल क्यों बोलते हैं। तो इसमें आप बताओगे कि आभासी फल किस प्रकार से बनता है। उसमें आप बताओगे कि आभासी या नकली फल का जो विकास होता है वो अंडाशय से नहीं होता है, इसी वजह से इसको हम लोग नकली फल बोलते हैं। तो इसमें आप बताओगे कि आभासी फल या नकली फल का विकास अंडाशय से ना होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, इसीलिए सेब को इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी फल बोलते हैं। और सेब में चूंकि पुष्पासन जो होता है वो फल का मुख्य खाने योग्य भाग बनाता है, अतः सेब को हम लोग आभासी फल बोलते हैं। यानी कि जो सेब का विकास होता है उसका अंडाशय से ना होकर के पुष्प के पुष्पासन से होता है, इसीलिए हम इसको आभासी फल बोलते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि एक आवर्तबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम लिखिए जहां नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो नर युग्मकोद्भिद होता है आवर्तबीजी पादपों में वो आपका परागकण होता है और जो मादा युग्मकोद्भिद होता है आपका भ्रूणकोष होता है। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ पता चल गई है। अब इनका विकास कहाँ पर होता है उसके बारे में आइए समझ लेते हैं। जो आपका नर युग्मकोद्भिद यानी कि जो परागकण होता है इसका विकास आपका होता है परागकोश की जो लघु विवरण धानी होती है उसके अंदर ही इसका विकास होता है। और जो मादा युग्मकोद्भिद यानी कि जो भ्रूणकोष होता है इसका विकास अंडाशय के बीजांड में होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इजी क्वेश्चन है लेकिन आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पी और अति लघु में आ सकता है। तो इस प्रकार से इस पेज पर हम लोगों ने इतने सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया है। यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।